हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लाइफ साइंस एनरिचमेंट। हम लोग कर रहे थे यूपी पीसीएस 2024 पीवाईक्यूज फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 तक कर चुके थे, जो कि ऑलरेडी 2 पार्ट्स में वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पे। नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 66 से। So the question is given here. During morphogenesis in the plant tissue culture, the process of callus differentiation into roots or shoots is influenced primarily by. पौधों के आकार जनन के समय में कैलस का जड़ या कली में विभेदन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कैलस डिफरेंशिएशन में कौन से हॉर्मोन्स का रेशो हम लोग यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज गिवन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन द कल्चर मीडियम। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट होता है, बट दिस इज फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ द सेल। नेक्स्ट वन इज द रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज द रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन टू द साइटोकाइनिन। और इन्होंने पूछा है रूट्स टू द शूट, तो शूट टू रूट के लिए अगर हमें रूट को डिफरेंट ग्रो कराना है तो उसके लिए हम लोग एक्सेस अमाउंट लेंगे ऑक्सीजन का। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द साइटोकाइनिन, दिस विल प्रमोट द root development, and opposite to that, high concentration of the cytokinin to the oxygen, it will promote the development of the shoot. So this is the correct option here. The availability of the carbon dioxide, this is for the photosynthesis, and ratio of the gibberellin to the ethylene, this is these both hormones are important for the plant development. So for the question number 66, option B is correct. Coming to the next question, what is the most significant application of the palynology? This is the palynology. And in हिंदी, प्राग विज्ञान के अनुप्रयोगों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमें पता है पेलियोनोलॉजी क्या होता है। दिस इज द स्टडी ऑफ द पोलन ग्रेन, स्पोर्स, और वी कैन से पोलियनोमॉर्फ्स इन द फॉर्म ऑफ द लिविंग और द फॉसिल फॉर्म्स। किसी भी प्लांट के जब हम पोलन ग्रेन्स वगैरह को स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेलियोनोलॉजी। और इसमें 4 स्टेटमेंट गिवन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसके बेस्ड पे हमें अपना आंसर क्लिक करना है। सो फर्स्ट वन इज गिवन, रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ द एनिशिएंट क्लाइमेट। अगर हम लोग पोलन ग्रेन्स को किसी भी फॉसिल फॉर्म में फाउंड करते हैं, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह में अगर हमें इसके किसी भी प्लांट के पोलन्स के में फॉसिल्स मिलते हैं, तो बेस्ड अपॉन दैट पोलन स्टडी, और जब साइंटिस्ट वी कैन डू द रिसर्च, तो दे विल फाइंड कि जो पोलन ग्रेन था वो किस क्लाइमेट में था, किस कंडीशन में वो ग्रो होता है, क्या उसकी कंडीशंस रही होंगी और कैसे इसने अडेप्ट किया होगा किसी भी इन्वायरमेंट में। तो अकॉर्डिंग टू पेलियोनोलॉजी हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, प्लांट इवोल्यूशन का भी हम लोग पता कर सकते हैं। और वी कैन असेस हाउ अ प्लांट स्पीसीज अडेप्ट टू एन इन्वायरमेंट। So this is the part of the palynology. So first statement, reconstruction of the ancient times, yes, this is correct. We can reconstruct. Study of the developmental stages of the plants. Developmental stages exactly pollen grain से हम लोग नहीं find out कर सकते, because this is the part of the plant physiology. And next, evaluation of the plant adaptability. Plant evolution अगर हम लोग study कर रहे हैं तो उसमें plant adaptability we can study, and determination of the pollen compatibility in the crop improvement. पेलियोनोलॉजी में अगर हम लोग पोलन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं तो जब हम लोग क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स वगैरह के लिए जाते हैं तो हम लोग पोलन ग्रेन्स की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कि किसी एक स्पीसीज़ का पोलन ग्रेन दूसरी के लिए कंपैटिबल है या नहीं है। ये सब चीज़ों में हम लोग पोलन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट कि पोलन कंपैटिबिलिटी इन द क्रॉप इम्प्रूवमेंट और द इम्प्रूवमेंट ऑफ एनी क्रॉप और क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कमीशन, द आंसर इज गिवन हियर इज सी। दे कंसिडर द स्टेटमेंट फर्स्ट, 2 and 4, but they didn't consider evaluation of the plant adaptability. This is also a correct statement. According to the question, the statement 2 is not aligned with the question.
but they consider this statement and they did not consider this. So this is according to official answer key. The answer is C. Coming to the next question. Next question is, in fungi, which evolutionary advancement is associated with the transition from primitive to the advanced groups? कवक में आदिम से उन्नत समूह की ओर संक्रमण से कौन सी विकासवादी उन्नति जुड़ी है? So the first statement is given, shift from isogamy to oogamy in the reproductive strategy. This statement is wrong because we found this is not the universal defining evolution advancement in the fungi, because advanced fungi strictly do not follow the oogamy pattern. So this statement is for the whole lineage is not correct, because we found a diverse reproductive strategy in the fungi. For example, if we take the example of the primitive fungi, that is the Chytridomycetes. These are the primitive fungi, but they exhibit the diverse sexual reproduction. For example, they shows isogamy, anisogamy, oogamy. तो oogamy हमें primitive जो फंगाई होते हैं उनमें भी मिलता है, एंड जो हमारे एडवांस फंगाई होते हैं जैसे कि बेसिडोमाइसिटीज़ है, एस्कोमाइसिटीज़ है, उनमें हमें कैरियोगेमी मिलता है। एस्कोस्पोर्स ये लोग फॉर्म करते हैं जैसे कि एस्कोमाइसिटीज़ में। तो दिस इज़ नॉट द एडवांस फीचर ओगेमी। एंड एडवांस फंगाई में हम जैसे कि पाते हैं जैसे कि फ्यूज़न होता है, जो उसमें हाइपे होते हैं उनके फ्यूजन से भी वो अपना रिप्रोडक्टिव स्टेजेस फॉलो करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग बिकॉज दिस इज़ नॉट द करेक्ट फॉर द होल लीनिएज ऑफ द फंगाई कि ओगेमी हमारा एक एडवांस कैरेक्टर है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग हियर। Coming to the next statement, development of the septate hyphae from choanocytic hyphae. Yes, this is correct statement because the septate hyphae is a advanced feature and choanocytic hyphae क्या होता है कि ये मल्टीन्यूक्लियेट स्ट्रक्चर होती है ट्यूब लाइक, इसमें सेल वॉल्स या फिर सेल को डिवाइड करने वाले जो वॉल्स होते हैं वो इसमें नहीं बनते, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। बट जो सेप्टेट हाइपी क्या होता है कि उसमें सेप्टा बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इट विल डिवाइड दी इट विल शोज द डिवीजन लाइक कंपार्टमेंट। एंड जो ये सेप्टेट बनते हैं सेल्स के बीच में, उसमें स्पोर वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म का वहाँ पे फ्लो हम लोग देख सकते हैं। सो हियर द सेप्टेट हाइफी इज एडवांस फीचर एज कम्पेयर टू द कोएनोसिटिक हाइफी, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द प्रिमिटिव फंगाई। So this statement is correct here. Next is the dominance of the dikaryophase in the life cycle. Yes, obvious, this is also the correct statement because the in the evolutionary we saw the evolutionary trend that from haploid dominant phase to the diploid dominant phase. So this is the advanced feature here. And next is the ability to form the ectomycorrhizal association. ectomycorrhizal association जो होता है ये होता है एडवांस जो प्लांट होते हैं जैसे कि हमारे एंजियोस्पर्म्स वगैरह होते हैं उनके साथ जो फंगाई रिलेशन शो करते हैं, दिस इज़ द एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन। इसमें क्या होता है कि जो फंगाई होते हैं वो प्लांट्स की रूट्स के साथ एक एसोसिएशन बना लेते हैं, जिसकी वजह से फंगाई जो होती है उनको वहाँ पे फूड मिलता रहता है प्लांट से, बिकॉज प्लांट प्रोवाइड द फूड टू द फंगाई थ्रू द फोटोसिंथेसिस। एंड जो फंगाई होता है वो प्रोवाइड कराता है उनको, मतलब हेल्प करता है मिनरल्स वगैरह और न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में। सो दिस इज़ द मे बी म्यूचुअल हो सकता है, सिम्बायोटिक हो सकता है। सो दिस इज़ द अगेन फीचर ऑफ द एडवांस एवोल्यूशनरी ट्रेंड। सो हियर द statement 2, 3 and 4 are the correct and 1 is wrong. So according to that the answer for this question is option number C is correct. सेम हिंदी में भी जैसे प्रजनन रणनीतियों में संयुगम से अंडगामी की ओर बदलाव, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सहसार कवक जाल से विभाजित कवक जाल का विकास, दिस इज करेक्ट। जीवन चक्र में द्विकायिकी अवस्था का प्रभुत्व, दिस इज करेक्ट। एक्टोमाइकोराइजल संबंध का निर्माण की क्षमता, दिस इज अगेन करेक्ट। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Coming to the next question,
In context of the algal evolution, which of the following characteristics distinguish the chlorophyta from the rhodophyta? तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, क्लोरोफाइटा को कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं रोडोफाइटा से? सवाल के विकासवादी दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्लोरोफाइटा को रोडोफाइटा से अलग करता है? तो यानी कि हमें यहाँ पे क्लोरोफाइटा के कैरेक्टर्स देखने हैं, ना कि रोडोफाइटा के, बिकॉज हमें क्लोरोफाइटा को डिफ्रेंशिएट करना है. सो स्टेटमेंट 1 इज प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड बी. यस, दिस इज द करेक्ट फॉर द क्लोरोफाइटा, बिकॉज इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है, जबकि रोडोफाइटा में क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द स्टोरेज ऑफ द स्टार्च विद द पायरिनॉइड्स. दिस इज अगेन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द क्लोरोफाइटा, बिकॉज रोडोफाइटा में क्या होता है, जो स्टोरेज फॉर्म होती है स्टार्च की, वो होती है फ्लोरिडन स्टार्च. ओके, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड वन इज पोजीशन ऑफ द फाइकोबिलिन एज द accessory pigment. सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द रोडोफाइटा. फाइकोबिलिन्स जो इसमें होते हैं, जो इसको कलर प्रोवाइड कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल फाइकोएरिथ्रिन होता है, फाइकोसाइनिन होता है, जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है. सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द रोडोफाइटा, नॉट द क्लोरोफाइटा. So in respect of the chlorophyta, this statement is wrong. Absence, next statement, absence of the motile reproductive stage. यानी कि नॉन मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्टेजेस होते हैं, जो नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, ये हमें मिलते हैं रोडोफाइटा में, बिकॉज दिस इज द यूनिक फीचर फॉर द रोडोफाइटा, नॉट फॉर द क्लोरोफाइटा. सो द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लोरोफाइटा दैट डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द रोडोफाइटा. सो द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर ए. सेम हिंदी में भी क्लोरोफिल ए और बी की उपस्थिति होती है क्लोरोफाइटा में, रोडोफाइटा में डी होता है बी की जगह पे. पायरिनोइड के साथ स्टार्च का भंडारण होता है क्लोरोफाइटा में, रोडोफाइटा में फ्लोरिडन स्टार्च होता है. सहायक वर्णक के रूप में फाइकोबिलिन का होना, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रोडोफाइटा. एंड गतिशील प्रजनन चरणों की अनुपस्थिति, ये भी रोडोफाइटा के लिए है. तो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is given here. The herbicide paraquat blocks the electron flow between which two component in the photosynthetic electron transport chain? फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पैराक्वेट हर्बिसाइड निम्नलिखित में से किन दो घटकों के बीच इलेक्ट्रॉन प्रवाह को रोकता है? यानी कि दो कंपोनेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है, फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जो चेन होती है, उसमें एक हर्बिसाइड पैराक्वेट है, कौन सी स्टेज को ब्लॉक करता है, ये हमें बताना है. सो फॉर दिस इज द आंसर इज द बी, PS1 एंड NADP प्लस. बिकॉज ये हर पैराक्वेट क्या करता है, जो हमारे यहाँ पे इस वाली साइकिल में फेरोडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और इट विल प्रिवेंट द NADP प्लस टू NADPH रिडक्शन. जो इसका रिडक्शन होता है NADP प्लस का NADPH में, उसको ये रोक देता है. सो दिस विल वर्क हियर. एंड फॉर द ऑप्शन नंबर ए, PS2 एंड साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स. इसमें मोस्टली जो DCMU होता है, जो कि डायूरोन होता है, दिस विल अफेक्ट हियर. एंड फॉर द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स एंड PS1, इसमें ये तो हमारी साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन का काम होता है. एंड देन NADH डिहाइड्रोजनेज एंड यूबिक्विनोन, दिस इज फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बिकॉज इसमें यूबिक्विनोन है, जो कि इसमें नहीं होता है, फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नहीं होता है. तो ये दोनों प्रेजेंट होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. सो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है इस वाले ऑप्शन का यहाँ पे. सो द फॉर द क्वेश्चन नंबर 70, PS1 and the NADP plus is the correct option. Next question, 71. Aneuploidy females possessing a single X chromosome are typically associated with which of the following genetic condition?
एकल एक्स गुणसूत्र रखने वाली एनेप्लोडी मादाएं आमतौर पर निम्नलिखित में से किस आनुवंशिक स्थिति से जुड़ी होती है, यानी कि उनमें एक एक्स क्रोमोसोम absent होता है, ओनली एक प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द एक्स नॉट और एक्स जीरो. सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर. दिस इज द टर्नर सिंड्रोम. इसमें क्या होता है, टोटल क्रोमोसोम नंबर 45 होते हैं, बिकॉज एक एक्स मिसिंग होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसके फीचर होते हैं फीमेल के, मतलब वो इंटेलेक्चुअली प्रॉपर डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो पाता है, उसमें डिसेबिलिटी होती है, मेंटल डिस्टर्बेंस होता है और फेशियल डिस्टिंक्टिव फीचर होते हैं. सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 71 आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. दिस इज द टर्नर सिंड्रोम. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आ जाती है, तो यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम जो हो जाते हैं 47 हो जाते हैं. क्राई-डुचैट सिंड्रोम, दिस इज द सिंड्रोम रिलेटेड टू द क्रोमोसोम नंबर 5. यहाँ पे क्या होता है, डिलीशन ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 5. सो दिस विल कॉज द क्राई-डुचैट सिंड्रोम, और इसको हम लोग बोलते हैं कैट्स क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो लैरिंग्स डेवलपमेंट होता है, जो यानी कि वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे वहाँ पे, उनका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो कैट वाला साउंड आता है बच्चे का जब वो क्राई करता है. तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द कैट्स क्राई सिंड्रोम. इसमें भी सेम मेंटली डिस्टर्ब कंडीशन होती है, इंटेलेक्चुअली प्रॉपर वो डेवलपमेंट उनका नहीं हो पाता है. ऑल दिस कंडीशन फीचर्स आर देयर. एंड डाउन सिंड्रोम, दिस इज द ट्राइसोमी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21. Coming to the next question. The question is given here. Arrange the following steps in the correct sequence. The 4 ecologically important stages of the ecological succession. यहाँ पे हमें इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि पारिस्थितिक उत्तरवृद्धि के 4 महत्वपूर्ण चरण दिए गए हैं, जिनको हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस. तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा न्यूडेशन. न्यूडेशन मीन्स अ कंडीशन जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं होती है. ये किसी भी तरीके से कंडीशन बन सकती है, जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, आग लग जाए या कोई फ्लड आ जाए, बाढ़ वगैरह आ जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे सारी वेजिटेशन डैमेज हो जाती है. तो वहाँ पे जो लैंड होती है एकदम क्लीन हो जाती है, कुछ भी वहाँ पे नहीं होता है. तो फर्स्ट कंडीशन इज द न्यूडेशन. उसके बाद वहाँ पे कोई भी स्पीसीज माइग्रेट कर जाती है. मान लो कि कहीं से भी आगे कोई भी किसी भी प्लांट का सीड या फिर कोई भी स्मॉल स्पीसीज वहाँ पे आके रहने लग जाए, तो मतलब वहाँ पे आ जाती है, या कोई सीड वगैरह वहाँ पे गिर जाता है. तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द माइग्रेशन, यानी कि सबसे पहले वहाँ पे खाली लैंड होगी, आफ्टर दैट वहाँ पे स्पीसीज माइग्रेट करेगी. माइग्रेट करने के बाद फिर वो स्पीसीज क्या करेगी, खुद को वहाँ पे एस्टेब्लिश करेगी, कि वहाँ पे जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग वो खुद को अडेप्ट करेगी, अपने को सेटल डाउन करेगी. सेटल डाउन करने के बाद फिर वो रिप्रोड्यूस करती है. तो रिप्रोड्यूस करते तो वहाँ पे फिर बहुत सारे स्पीसीज हो जाती है, या बहुत सारे इंडिविजुअल्स हो जाते हैं एक सिंगल स्पीसीज के. तो आफ्टर दैट क्या होता है कि हमारे वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एक स्पेसिफिक प्लेस पे. तो उसके बाद उनमें क्या होता है, फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा रिसोर्सेज के लिए. सो द सीक्वेंस इज, फर्स्ट इज न्यूडेशन हो जाएगा, देन उसके बाद माइग्रेशन यानी कि प्रवासन आ जाएगा, देन दे विल सेटल डाउन, दिस इज द एकेसिस, और लास्ट में हमारा आ जाएगा कंपटीशन. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. 1 2 4 3. Option number A is correct for the question number 72. Coming to the next question. Arrange the following steps in the correct sequence. यहाँ पे हमें रबर का जो प्रिपरेशंस है उसके स्टेप्स दिए गए हैं, उनको हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंसेस. रबर निम्नलिखित चरणों में बनाया जाता है, उनको सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें. ओके तो हमें यहाँ पे दिया गया है टैपिंग, स्मोकिंग, प्रेसिंग, कोएगुलेशन. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टैपिंग करेंगे. जैसे कोई रबर प्लांट होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उससे लेटेक्स, जो लेटेक्स होता है उसको सबसे पहले हम कलेक्शन करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द टैपिंग. नेक्स्ट हम उसको टैपिंग करने के बाद सॉलिड फॉर्म में उसको हम लोग लेके आते हैं, यानी कि कोएगुलेशन. किसी भी एसिडिक ट्रीटमेंट के साथ, फॉर एग्जांपल लेटेक्स को अगर हम ट्रीट करते हैं फॉर्मिक एसिड के साथ, तो हमें वो सॉलिड मास में मिल जाता है. सॉलिड मास के बाद हम उसको करेंगे प्रेस,
यानी कि उसको हम लोग दबा देते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा लिक्विड फॉर्म है या वाटरी फॉर्म है वो निकल जाए, ताकि वो और अच्छे से सॉलिडिफाई हो पाए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको एयर ड्राई करेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्मोकिंग। जो दिस स्टेप विल प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द रबर। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो रबर बनाने का प्रोसेस होता है, इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं पनीर बनाने के स्टेप से। जैसे कि हमारे पास लिक्विड होता है दूध, और यहाँ पे मिल्क, यानी कि यहाँ पे हमारे पास लेटेक्स होता है। मिल्क को क्या करते हैं हम लोग टार्ट्रिक एसिड्स या फिर लेमन वगैरह से उसको हम सॉलिड मास में लाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा स्टेप यहाँ पे कोआगुलेशन है। यहाँ पे भी हम लोग एसिड के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सेम फिर हम क्या करते हैं, पनीर को हम प्रेस करते हैं, स्क्विज करते हैं कि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। सेम यहाँ पे भी हम प्रेसिंग कर रहे हैं। आफ्टर दैट प्रेसिंग हम लोग क्या करते हैं, पनीर को डिफरेंट प्रेस जब वो हो जाता है, प्रेस होने के बाद फिर हम उसको डिफरेंट कंडीशंस में ट्रीट करते हैं, उसको अलग अलग फ्लेवर देने के लिए। तो सेम यहाँ पे फिर हम लोग स्मोकिंग करते हैं, लास्ट स्टेप जो कि उसका होता है रबर का, ताकि उसको हम स्ट्रेंथ दे पाए, कोई लूज स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग उसको स्मोकिंग स्टेप से गुजारते हैं। सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 73 इज बी। पहले आ जाएगा टैपिंग 1, देन 4 कोएगुलेशन, देन 3 प्रेसिंग, देन 2 इज स्मोकिंग। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 73 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। फिर से हमें यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे हमें दी गई है डिफरेंट डिस्कवरीज, तो उनको हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इंडक्शन ऑफ द पोलिप्लॉइडी बाय द कोल्चिसिन बाय द ब्लैक्सली। ये इसने क्या, कोल्चिसिन जो इंडक्ट करता है पोलिप्लॉइडी को, ये हमें बताया गया था 1930s के अराउंड 1930s। नेक्स्ट आ जाता है मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ द डीएनए बाय द वॉट्स एंड क्रिक। इसको हम लोग इजिली गैस कर सकते हैं, दिस इज 1953। एंड द टर्म ट्रांसपोजोन कॉइंड बाय द हेज एंड जैकब, दिस इज इन 1974। एंड सेंट्रल डोगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रपोज्ड बाय द क्रिक, ये हमें ये सेंट्रल डोगमा हमारा आया था 1957 के अराउंड। सो वैसे तो ये क्वेश्चन टफ है, बट अगर हमें अकॉर्डिंग टू गेसिंग जाना है तो हम सबसे पहले यहाँ पे गेस कर सकते हैं। इतना तो हमें पता है कि हमारे पास 1953 में डीएनए मॉडल आया था। डीएनए मॉडल जब आता है उसी के बाद हम लोग को सेंट्रल डोगमा पता चलता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर हमारा प्रोटीन बनता है। तो ये ऑब्वियसली इसके बाद में ही आया होगा, तो ये लोग हम इतना गैस कर सकते हैं। आफ्टर दैट ट्रांसपोजोन भी एक डीएनए सेगमेंट का ही पार्ट होता है, तो पहले हमें डीएनए पता चलेगा, तो उसी के बाद तो हमें ये पता चलेगा ना कि इसमें कुछ किस तरह के जीन्स हैं। ट्रांसपोजोन इज अ जंपिंग जीन्स, तो तभी हमें पता चल पाएगा कि ये जंपिंग जीन्स है या क्या है। तो अगर हम सबसे पहले जाएं तो जैसे कि हमारा 2 आ जाता है मॉलिक्यूलर मॉडल, फिर हमें पता है कि ये दोनों कंडीशंस बाद में हुई हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ओनली एक ऑप्शन है जो 2 से स्टार्ट है। अगर हम गेस करना चाहें तो दिस इज द आंसर हियर। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, given below are 2 statements, one is labeled as the assertion and the other as a reason। तो यहाँ पे assertion और reason की फॉर्म में स्टेटमेंट्स को दिया गया है, हमें आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आर्कीबैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ थ्राइविंग इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस। रीजन हमें दिया गया है, देयर सेल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेंस। हिंदी में भी देख लेते हैं। आर्कीबैक्टीरिया अत्यधिक पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम होते हैं बिकॉज उनके कोशिका भित्तियों में पेप्टिडोग्लाइकेंस पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, बिकॉज हमारा जो स्टेटमेंट ए है वो सही है, बट स्टेटमेंट बी जो दिया गया, रीजन जो दिया गया है वो गलत है। आर्कीबैक्टीरिया हार्श कंडीशंस में थ्राइव कर सकते हैं
इसीलिए हम इनको एक्सट्रीमोफाइल्स बोल सकते हैं, बिकॉज ये हॉट स्प्रिंग्स में, मार्सिस एरिया में, इन सब में दे आर कैपेबल कि ये वहाँ पे अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। बट इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, बिकॉज पेप्टिडोग्लाइकेंस दिस इज द फीचर ऑफ द बैक्टीरियाज। और जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनमें होते हैं सूडोग्लाइकन्स। और या फिर इनका जो सेल वॉल होता है वो इसमें डाइवर्स टाइप ऑफ कंपोनेंट्स मिलते हैं, जैसे कि ये पॉलीसैकेराइड्स का बना हो सकता है, प्रोटीन्स का बना हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी इसमें मिल सकते हैं, और इनमें ब्रांच चेन लिपिड्स भी होते हैं। सो बेसिकली यानी कि हमारा जो रीज़न है, दिस इज़ फॉर द बैक्टीरिया नॉट द आर्की बैक्टीरिया। सो हेयर फॉर द क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. So guys, we'll stop here. We will meet in the next video for the remaining question. If you like the video, please like and subscribe the channel. Thank you. For the next video, stay tuned.